आइए मेरे प्यार पर छात्र, आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 का बताने वाले हैं चुंबक तत्व एवं द्रव। क्या कह रहा है? चुंबक तत्व एवं द्रव। देखिए मेरे प्यार छात्र, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है टोटल 40 प्रश्न। तो आइए मेरे प्यार छात्र, इस चैनल पर कमाल धमाल जरूर मचाइएगा मेरे प्यार छात्र, क्योंकि इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं जो भी प्रश्न का, उसमें से आप लोग को 15 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो परीक्षार्थियों के लिए तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं मेरे प्यार छात्र। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, और मैं एक बात बता दूं मेरे प्यार छात्र कि जो भी मेरे प्यार छात्र मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और अपने इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे, जो बेहतरीन से बेहतरीन क्लास आप सभी बच्चों का इंतजार कर रहा है। तो इंतजार की घड़ियां हम अभी समाप्त करेंगे मेरे प्यार छात्र। अगर अभी तक जो भी छात्र नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी आकर जुड़ जाइए, क्योंकि 1 फरवरी से एग्जाम होने वाला है मेरे प्यार छात्र। अगर आप लोग का मेन सब्जेक्ट फिजिक्स है तो ये बहुत ही बढ़िया बात है मेरे प्यार छात्र, क्योंकि फिजिक्स में आज हम वो तमाम सारे प्रश्न की बात करेंगे जो कि 115 प्रश्न है मेरे प्यार छात्र। तो अभी हम बताने वाले हैं 40 प्रश्न, और 40 प्रश्न हम आप लोग को शाम में बताने वाले हैं, क्योंकि अगर 80 प्रश्न इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो वो पता चलेगा आप लोग को 9:30 के बजे 10:30 बजे आप लोग को प्रश्न आप लोग के पास जाएगा। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, और ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और अपने इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आइए मेरे प्यार छात्र और इस चैनल पर जुड़ जाइए। चलिए प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। अब चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक ऐसा प्रश्न है जो कि आप लोग को एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्या कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या था? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। ये प्रश्न को याद रखें मेरे प्यार छात्र कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। ऑप्शन नंबर बी लगाना है। क्या करना है? ऑप्शन नंबर बी। क्या कर रहा है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम दूसरा में क्या कह रहा है? तांबा क्या होता है? अब इस प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। तांबा क्या होता है? तो तांबा मेरे सभी प्यारे छात्र को पता होगा, तांबा प्रति चुंबकीय पदार्थ है। क्या होगा? कि तांबा प्रति चुंबकीय पदार्थ है। प्रश्न को बहुत ही जल्द आप लोग को समझ में आना चाहिए, उसके बाद ये आंसर भी लगाना चाहिए। क्या कह रहा है कि तांबा क्या है? कि तांबा प्रति चुंबकीय पदार्थ है। सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा, 2 में क्या कह रहा है कि तांबा क्या है? तांबा प्रति चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी लगाना है, प्रति चुंबकीय पदार्थ। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम तीसरा में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी अनुचुंबकशीलता अधिक होती है। अब देखिए चुंबक के बारे में तो पता ही मेरे प्यार छा कि चुंबकशीलता की अधिकता किसमें होती है। क्या कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है। तो किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है? तो प्रत्येक चुंबक की चुंबकशीलता अधिक होती है मेरे प्यार छात्र। इस प्रश्न को याद रखिएगा कि निम्नलिखित में किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है। तो प्रतिचुंबकीय की चुंबकशीलता अधिक होती है। प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 4 का कि दो समान चुंबक एक ही तरह 2 चुंबक जिसमें प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण m है, परस्पर लंबवत रखे जाते हैं, वह एक क्रॉस की चिन्ह बनाते, एक क्रॉस की चिन्ह बना के निकाय की परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। अब देखिए प्रश्न को तो समझना ही है मेरे प्यार छात्र, फिर से समझते हैं कि एक समान चुंबकीय जिनमें प्रत्येक की चुंबकीय आघूर्ण m है, प्रत्येक की चुंबकीय, इसका भी और इसका भी m है, परस्पर लंब रखे जाते हैं, वह एक क्रॉस ये रहा, क्रॉस हो गया, क्रॉस चिन्ह बनाते, ये रहा चिन्ह बनाते हैं, निकाय के परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। प्रश्न समझ गए मेरे प्यार छात्र, और इसका आंसर की तरफ चलते हैं। चलिए आंसर में क्या कह रहा है 4 का? इसका आंसर 4 में दिया गया है √2m। क्या होगा? √2m। तो ऐसे क्रॉस हुआ तो क्रॉस में ही हो गया √2m। चलिए प्रश्न को फिर से समझ लेते हैं कि दो समान चुंबक जिसमें प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण m है, परस्पर लंबवत रखे जाते हैं, वह एक क्रॉस चिन्ह बनाते हैं, निकाय की परिणामी चुंबकीय आघूर्ण डैश होगा √2m होगा। क्या होगा? √2m। ऑप्शन नंबर सी लगाना है, √2m।
चलिए 5 का देख लेंगे क्या कह रहा है। यदि यदि किसी चुंबक को चुंबकीय याम्योत्तर में इस तरह रखा जाए कि उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर हो तो उदासीन बिंदु की संख्या क्या होगी। क्या कह रहा है कि यदि किसी चुंबक को चुंबकीय याम्योत्तर में इस तरह रखा जाए कि उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर हो तो उदासीन बिंदु की संख्या क्या होगी। 5 का सभी मेरे प्यार से आप देख लीजिए और 5 का आंसर में क्या कह रहा है, आंसर हो जाएगा 5 का 2। क्या कह रहा है प्रश्न कि यदि किसी चुंबक को चुंबकीय याम्योत्तर में इस तरह रखा जाए कि उसकी उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर हो तो उदासीन बिंदु की संख्या कितनी होगी, 2। ऑप्शन नंबर बी लगाना है 5 का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 6 नंबर में देख लेंगे क्या कह रहा है कि तांबा के एक वलय क्षैतिज रखा गया है, उद्ग्रह अक्ष के एक दंड चुंबक वलय के ऊपर के छोड़ दिया जाए तब डैश होता है। क्या कह रहा है प्रश्न की तांबे का एक वलय क्षैतिज रखा गया है, उद्ग्रह अक्ष एक दंड चुंबक वलय के ऊपर के छोड़ दिया जाता है तब डैश होता है। 6 का सभी मेरे प्यार से देख लीजिए और 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर होगा दंड व त्वरण जी से कम होता है, दंड व त्वरण जी से कम होता है। प्रश्न क्या कह रहा है समझ लीजिए पहले कि तांबा क्या कह रहा है कि तांबे एक वलय क्षैतिज रखा गया है। क्या कह रहा है तांबा एक क्षैतिज रखा गया, उद्ग्रह अक्ष के एक दंड चुंबक वलय के ऊपर के छोड़ दिया जाता है तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होता है दंड का त्वरण जी से कम होगा, दंड का त्वरण जी से कम होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 7 का। 7 में क्या कह रहा है कि एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु विद्युत अधिक उपयुक्त होती है। क्या कह रहा है कि एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु बहुत अधिक उपयुक्त होगी। तो एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु बहुत ज्यादा उपयुक्त होता है, इस प्रश्न में बात कर रहे हैं। तो इसका सबसे प्रश्न का महत्तम आंसर हो जाता है नरम लोहा। नरम लोहा ऐसा लोहा है कि प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। नरम लोहा का उपयोग हम कर सकते हैं प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए। तो क्या कह रहा है कि एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु बहुत अधिक उपयुक्त होगी, तो नरम लोहा। क्या होगा, नरम लोहा। ऑप्शन नंबर बी लगाना है, नरम लोहा। चलिए 8 नंबर में देख लेंगे हम। 8 नंबर में क्या कह रहा है कि द्रव और गैस क्या होता है, द्रव्य और गैस क्या होता है। 8 का देखेंगे द्रव्य और गैस क्या होता है। चलिए 8 में क्या कर रहा है कि द्रव्य और गैस क्या होता है। सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिए द्रव्य और गैस क्या होता है। तो द्रव्य और गैस का बात कर लेते हैं तो लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते। ये द्रव और जो गैस है वो लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते। इस प्रश्न को याद रखिए कि लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो द्रव और गैस नहीं होते हैं। क्या कर रहा है, द्रव्य और गैस क्या होते हैं, वो लोह चुंबकीय नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए लगाना है। चलिए अगला बात करें हम 9 नंबर में कि निम्नलिखित में किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती, मतलब किसी धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम होती है और ऋणात्मक भी होती है। तो मेरे प्यारे छात्र प्रश्न को समझ लीजिए कि निम्नलिखित में से किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। क्या होगा, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक ऐसा धातु है जो प्रवृत्ति 1 से कम होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का सी, डायमैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 10 का। 10 में क्या कह रहा है
कि चुंबकीय प्रेरण और चुंबकन की तीव्रता m के बीच संबंध है। और चुंबकन की तीव्रता चुंबकीय प्रेरण और चुंबकन की तीव्रता m के बीच संबंध है। देखिए प्रश्न कितना हार्ड है मेरे प्यारे छात्र, समझना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ऐसा प्रश्न अगर एग्जाम में पूछ दिया तो आप लोग फंस जाइएगा। तो फंसना नहीं है, क्या कह रहे हैं, प्रश्न को समझिएगा। क्या कह रहा है कि चुंबकीय प्रेरण और चुंबकन की तीव्रता m है, यानी कि चुंबकीय प्रेरण चुंबकन की तीव्रता m के बीच संबंध है। और चुंबकन की तीव्रता चुंबकीय प्रेरण के चुंबकन की तीव्रता m के बीच संबंध, देखिए चुंबकीय प्रेरण और चुंबकन तीव्रता m के बीच संबंध है, और चुंबकीय प्रेरण चुंबकन की तीव्रता m के बीच संबंध है। इसके बीच के दोनों के बीच के संबंध क्या होगा, समझ गए। और दोनों के बीच का संबंध बताइएगा मेरे प्यारे छात्र। तो दोनों का बीच का संबंध यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग पढ़िए। क्या कह रहा है, लोरेंत्ज़ बल का सूत्र है बराबर U और चुंबकीय प्रेरण और चुंबकन की तीव्रता m के बीच संबंध है -x, चुंबकीय प्रेरण और चुंबकन की तीव्रता m के बीच संबंध है। चलिए प्रश्न को फिर से समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि चुंबकीय प्रेरण और चुंबकन की तीव्रता m के बीच संबंध है, और चुंबकन की तीव्रता चुंबकीय प्रेरण और चुंबकन की तीव्रता m के बीच संबंध है संबंध क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। क्या कह रहा है डी में, लोरेंत्ज़ बल का सूत्र है माइनस बराबर U और चुंबकीय प्रेरण और चुंबकन की तीव्रता m के बीच संबंध है -x, चुंबकीय प्रेरण और चुंबकन की तीव्रता m के बीच संबंध है। चलिए अगला देखेंगे हम 11 का, कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है। तो सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिए, और प्रश्न के बाद आंसर क्या कह रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है। तो 11 का हो जाएगा स्थिर में अनुचुंबकीय पदार्थ और चुंबकीय प्रवृत्ति दोनों होता है मेरे प्यारे छात्र। क्या कह रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है स्थिर। ऑप्शन नंबर ए लगाना है स्थिर। चलिए अगला का बात कर ले हम 12 का। 12 में क्या कह रहा है, निकेल क्या है, क्या कह रहा है, निकेल क्या है। तो 12 का आंसर हो जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ। निकेल कौन सा पदार्थ है, तो निकेल अनुचुंबकीय पदार्थ है। इस प्रश्न को याद रखिए, निकेल अनुचुंबकीय पदार्थ है। क्या कह रहा है कि निकेल क्या है, निकेल अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी लगाना है अनुचुंबकीय पदार्थ। चलिए अगला देख लेंगे हम 13 का। 13 में क्या कह रहा है कि लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति xm तथा परम ताप T में संबंध है। क्या कह रहा है कि लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति xm तथा परम ताप T में संबंध है। सभी मेरे पैसा देख लीजिए। पापा सुना दे। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है कि लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति xm तथा परम ताप T में संबंध बताएं। तो 13 में क्या हो जाएगा, xm समानुपाती 1/t। क्या होगा, xm समानुपाती 1/t हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगाना है। क्या करना है, 13 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है 14 का, कि चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात किया जाता है कि चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। 14 का आंसर हो जाएगा चुंबकीय लंबाई। क्या होगा, चुंबकीय लंबाई। सभी मेरे प्यार से देख लीजिए कि चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, चुंबकीय लंबाई। तो सभी मेरे प्यार से देख लीजिएगा, और 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय लंबाई। ऑप्शन नंबर ए लगाना है। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को कहते हैं चुंबकीय लंबाई। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 15 का। 15 में क्या कह रहा है
कि एक चुंबकीय सुई एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो वह अनुभव करता है कि एक चुंबकीय सुई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो वह अनुभव करता है। तो सभी मेरे प्यारे साथ देखिए कि चुंबकीय सुई एक समान दो रखा हुआ है और दोनों में अनुभव करता है मेरे प्यार। अच्छा, तो इसका आंसर क्या होगा? एक बल तथा एक बल आघूर्ण। एक बल तथा एक बल आघूर्ण। क्या कह रहा है प्रश्न? कि एक चुंबकीय सुई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो वो अनुभव करता है कि एक बल तथा एक बल आघूर्ण। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम 16 का। 16 में क्या कह रहा है? स्टील। क्या होगा? स्टील। स्टील के एक तार चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण m है, उसे अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ने पर उसका नया चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? क्या कह रहा है कि स्टील के एक तार चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण m है, उसे अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ने पर उसका नया चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? 16 का सभी मेरे प्यार से देख लीजिए और 16 का आंसर होगा 2m/π। क्या हो जाएगा? 2m/π। चलिए प्रश्न को फिर से समझ लेते हैं कि स्टील के एक तार चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण m है, उसे अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ने पर उसका नया चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? 2m/π। क्या होगा? 2m/π। ऑप्शन नंबर सी लगाना है 2m/π। चलिए अगला देख लेंगे हम 17 में। 17 में क्या कह रहा है कि एक चुंबक के चुंबक तत्व का कारण उसके डैश होता है। कि एक चुंबक के चुंबक तत्व का कारण उसके डैश होता है। तो सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा, इलेक्ट्रॉन के स्पिन होता है। इलेक्ट्रॉन के स्पिन होता है। क्या कह रहा है प्रश्न? कि एक चुंबक के चुंबक तत्व का कारण इलेक्ट्रॉन के स्पिन होता है। इलेक्ट्रॉन के स्पिन होता है। ऑप्शन नंबर ए लगाइए। चलिए 18 में देख लेंगे, अस्थाई चुंबक के लिए किसे छोटा होना चाहिए? क्या कह रहा है कि अस्थाई चुंबक के होने के लिए किसे छोटा होना चाहिए? सभी प्यारे छात्र देखिएगा, अस्थाई चुंबक के लिए किसे छोटा होना चाहिए? 18 का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा मेरे प्यारे छात्र। क्या है कि धारणशीलता, निग्रहणता, दोनों ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। कोई भी नहीं होगा। क्या कह रहा है प्रश्न को समझ लीजिए कि अस्थाई चुंबक के लिए किसे छोटा होना चाहिए? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी लगाना है, इनमें से कोई नहीं। चलिए 19 का देख लेते हैं क्या कह रहा है। यदि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 595.6 है तो उसके सापेक्ष चुंबकशीलता क्या होगी? क्या कह रहा है प्रश्न? यदि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 595.6 है तो उसके सापेक्ष चुंबकशीलता क्या होगी? 19 का आंसर हो जाएगा 596.6। 596.6। ऑप्शन नंबर बी लगाना है। क्या कह रहा है कि यदि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 595.6 है तो उसके सापेक्ष चुंबकशीलता क्या होगी? 596.6। क्या होगा? 596.6। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 20 में देख लेते हैं क्या कह रहा है। परमाणु। परमाणु क्या है? तो परमाणु न्यून की चुंबक आघूर्ण बराबर होता है कि परमाणु न्यून चुंबकीय आघूर्ण की बराबर होता है। 20 का आंसर हो जाएगा 0 के बराबर होता है। क्या होगा कि परमाणु न्यून की चुंबकीय आघूर्ण 0 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए लगाना है, 0 के बराबर। चलिए अगला देख लेंगे हम 21 का। 21 में क्या कह रहा है? लौह चुंबकीय क्या है? क्या कह रहा है? लौह चुंबकीय क्या है? सभी प्यारे छात्र देखिए, लौह चुंबकीय क्या है? तो लौह चुंबकीय का आंसर होगा 770 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापक्रमों पर। क्या होगा? 770 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापक्रमों पर। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? 770 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापक्रमों पर। सभी प्यारे छात्र देख लीजिए और इसका आंसर हो जाएगा लौह चुंबकीय क्या है? तो 770 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापक्रमों पर। ऑप्शन नंबर डी लगाना है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 22 का। चलिए
क्यूरी क्यूरी तापक्रम के ऊपर क्या कह रहा है कि क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, कि क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। 22 का सभी प्यार छात्र देखिए, और 22 का आंसर हो जाएगा पारामैग्नेटिक। क्या होगा? पारामैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर ए लगाना है, पारामैग्नेटिक। तो सभी प्यार छात्र देख लीजिए कि क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, पारामैग्नेटिक। चलिए प्रश्न फिर से समझ लेते हैं कि क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ पारामैग्नेटिक हो जाते हैं, पारामैग्नेटिक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए लगाइए। चलिए 23 में देख लेते हैं कि वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, कि वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। सभी पे अच्छा देख लीजिए कि वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। तो वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होती है। क्या होती है? शून्य। क्या कह रहा है प्रश्न कि वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होती है। ऑप्शन नंबर सी लगाना है, शून्य। चलिए अगला देख लेते हैं हम 24 का, कि निम्नलिखित क्या हो रहा है कि निम्नलिखित में से डायमैग्नेटिक कौन है। क्या होगा कि निम्नलिखित में से डायमैग्नेटिक कौन सा है। 24 का आंसर होगा He हीलियम। क्या होगा? He हीलियम। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से डायमैग्नेटिक कौन सा है। तो He हीलियम। ऑप्शन नंबर डी लगाना है, He हीलियम। चलिए अगला देख लेते हैं हम 25 का, कि एक स्थान पर नमन और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्रमशः 60 डिग्री और 4 गुना 10-5 टेस्ला है। उस स्थान पर क्षेत्र का उद्ग्रह घटक क्या होगा। क्या कह रहा है कि एक स्थान पर नमन कोण और पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्रमशः 60 डिग्री और 4 गुना 10-5 टेस्ला है। उस स्थान पर क्षेत्र का उद्ग्रह घटक क्या होगा। क्या होगा? सभी प्यार छात्र देख लीजिए कि 4√3 गुना T-5T। क्या होगा? 4√3 गुना T-5T। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्या कह रहा है फिर से समझते हैं, कि एक स्थान पर नमन और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्रमशः 60 डिग्री और 4 गुना 10-5 टेस्ला है। उस स्थान पर क्षेत्र का उद्ग्रह घटक है 4√3 गुना T-5T। ऑप्शन नंबर बी लगाना है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 25 के बाद 26 का, कि निम्नलिखित में से चुंबकीय प्रेरण का मात्रक कौन सा होता है, कि निम्नलिखित में से चुंबकीय प्रेरण का मात्रक कौन सा होता है। 26 का सभी प्यारे छात्र देख लीजिए, और 26 का होगा न्यूटन एम्पियर बटे मीटर क्यू। क्या होगा? न्यूटन बटे एम्पियर बटे मीटर क्यू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से चुंबकीय प्रेरण का मात्रक कौन नहीं है। निम्नलिखित में से चुंबकीय प्रेरण का मात्रक कौन नहीं है। तो इनमें से ये न्यूटन एम्पियर मीटर क्यूब, ये चुंबकीय प्रेरण का मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 27 का। 27 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो निम्नलिखित में से ये सही नहीं है, अन्यथा ये यानी कि तीनों सही है, और सी का सही नहीं है यानी कि गलत है। यहाँ पर गलत का ही बात क्या रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। तो U बराबर U इंटू 1 + X। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 28 का। परामैग्नेटिक पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति X की तापमान पर निर्भर करता है, निम्नलिखित में क्या होगा। क्या कह रहा है कि परामैग्नेटिक पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति X की परम ताप पर निर्भर करता है, निम्नलिखित में क्या होगा। 28 का हो जाएगा X समानुपाती 1/T। X समानुपाती 1/T हो जाएगा। क्या कह रहा है कि परामैग्नेटिक पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति X की परम ताप पर निर्भर निम्नलिखित होगा। X समानुपाती 1/T हो जाएगा। X समानुपाती 1/T। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 29 का। 29 में क्या कह रहा है कि डायमैग्नेटिज्म। क्या कह रहा है? डायमैग्नेटिज्म, परामैग्नेटिज्म तथा लो मैग्नेटिज्म के सभी पदार्थों को सात्विक गुण क्या है। यानी कि डायमैग्नेटिज्म, परामैग्नेटिज्म तथा लो मैग्नेटिज्म के सभी पदार्थों के सात्विक गुण क्या है। तो सभी प्यारे छात्र देख लीजिए क्या होगा। डायमैग्नेटिज्म। क्या होगा? डायमैग्नेटिज्म। इसका आंसर हो जाएगा डायमैग्नेटिज्म। क्या कह रहा है कि डायमैग्नेटिज्म, परामैग्नेटिज्म तथा लो मैग्नेटिज्म के सभी पदार्थों का सात्विक गुण हो जाएगा डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 30 का। 30 में क्या कह रहा है कि यदि चुंबक के ध्रुवों पर घड़ी कांच
घड़ी कांच वॉच ग्लास में पड़ा मैग्नेटिक द्रव को रखा जाता है तो ज्यादा द्रव वहां जमा हो जाते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। क्या कह रहा है कि यदि चुंबक के ध्रुवों पर घड़ी कांच में पड़ा मैग्नेटिक द्रव को रखा जाता है तो ज्यादा द्रव वहां जमा हो जाते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र होते हैं 30 का देखिएगा और 30 का हो जाएगा शक्तिशाली। क्या हो जाएगा? शक्तिशाली। चलिए प्रश्न को फिर से समझ लेते हैं। क्या कह रहा है? यदि चुंबक के ध्रुवों पर घड़ी कांच वॉच ग्लास में पड़ा मैग्नेटिक द्रव को रखा जाता है तो ज्यादा द्रव वहां जमा हो जाते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र होते हैं शक्तिशाली। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 31 का। 31 में क्या कह रही है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान पृथ्वी की सतह पर लगभग डैश होता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान पृथ्वी की चुंबकीय सतह पर लगभग डैश होता है। 31 का आंसर हो जाएगा एक ग्रॉस। क्या होगा? एक ग्रॉस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक गॉस। क्या कर रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान पृथ्वी की सतह पर लगभग एक गॉस हो जाएगा। एक गॉस। ऑप्शन नंबर ए लगाना है, एक गॉस। ये प्रश्न याद रखिए। चलिए अगला देख लेंगे हम 32 का। 32 में क्या कह रहा है? ये टोटल प्रश्न VVI है मेरे प्यार छात्र। इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा, आप लोग रट लीजिए कि विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन का मान क्या होता है? विषुवत रेखा पर चुंबकीय का नमन मान क्या होता है? नमन मतलब क्या हो जाता है मेरे प्यार छात्र? 90 डिग्री। नमन 90 डिग्री। क्या कह रहा है कि विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन का मान क्या होता है? 32 का आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। क्या होगा? 0 डिग्री। विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन का मान होता है, नमन का मान हो जाएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए लगाना है, 0 डिग्री। चलिए अगला देख लेंगे हम 33 का। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है? ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक सभी प्यार छात्र देख लीजिए। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक होता है AM। क्या होगा? AM। ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। क्या कह रहा है कि ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक होता है AM। ऑप्शन नंबर सी लगाना है, AM। चलिए अगला देख लीजिए 34 का। 34 में क्या कह रहा है कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। 34 का आंसर हो जाएगा स्टील। स्टील अस्थाई चुंबक बनाने में काम आता है। स्टील जो है चुंबक अस्थाई बनाने में इसका काम आता है। क्या कर रहा है? अस्थाई चुंबक बनाने में स्टील का काम आता है। ऑप्शन नंबर ए लगाइए। चलिए अगला देख लीजिए 35 का कि एक क्षण चुंबक जिसका आघूर्ण M है बीच से 60 डिग्री के कोण पर मोड़ दिया जाए तो चुंबक के आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा? कि एक क्षण चुंबक जिसका आघूर्ण M है बीच से 60 डिग्री के कोण पर मोड़ दिया जाए तो चुंबक के आघूर्ण का मान क्या होगा? 35 का आंसर हो जाएगा M/2। क्या होगा? M/2। प्रश्न को समझिए कि एक क्षण की चुंबक जिसका आघूर्ण M है बीच से 60 डिग्री के कोण पर मोड़ दिया जाए तो चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा? M/2। क्या होगा? M/2। ऑप्शन नंबर ए लगाना है, M/2। चलिए अगला देख लेते हैं 36 का। 36 में क्या कह रहा है कि दो चुंबकीय बल क्षेत्रों के लिए टेटेज्ड नियम तब लागू होता है जब उनके बीच का कोण डैश होता है। दो चुंबकीय बल क्षेत्रों के लिए टेटेज्ड नियम तब लागू होता है जब उनके बीच का कोण डैश होता है। 36 का आंसर होगा 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री। क्या कह रहा है कि दो चुंबक बल क्षेत्र के लिए टेजेंड नियम तब लागू होता है जब उनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी लगाइए 36 का 90 डिग्री। चलिए 37 में देख लेते हैं। क्यूरी ताप वह ताप है जिसमें अधिक ताप पर डैश होता है। ये क्यूरी ताप वह ताप है जिसमें अधिक ताप पर डैश होता है। क्या होता है? अधिक ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। क्या होता है कि लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। क्या कह रहा है कि क्यूरी ताप पर वह ताप है जिसमें अधिक ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए लगाइए। चलिए अगला देख लेते हैं हम क्या कह रहा है 38 का कि चुंबकीय पदार्थ द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है। क्या कह रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है। 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर सी में U बराबर चुंबकीय द्विध्रुव क्षितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है। लोरेंत्ज़ बल का सूत्र डैश होता है।
क्या कह रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी में कि माइनस यू बराबर माइनस चुंबकीय द्विध्रुव क्षैतिज ऊर्जा का व्यंजक होता है लॉरेंज बल का सूत्र होता है। चलिए 39 में देख लेते हैं क्या कह रहा है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ का काम कौन सा आता है, कि कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने में काम आता है। तो सभी मेरे प्यारे छात्र प्रश्न को समझिएगा कि अस्थायी चुंबक बनाने में ए तथा सी दोनों यानी कि निग्राहित उच्च होना चाहिए और चुंबकीय धरणशील उच्च होना चाहिए। तो 39 का आंसर हो जाएगा अस्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ कम आता है, ऑप्शन नंबर डी लगाना है, यानी कि ए तथा सी होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा सी। चलिए लास्ट देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है 40 नंबर में कि पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण लगभग डैश होता है, कि पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण लगभग डैश होता है। तो अक्ष की बात किया जाता है तो 11 डिग्री होता है। 11 डिग्री क्या कर रहा है प्रश्न कि पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण होता है 11 डिग्री। ये प्रश्न याद रखिएगा कि पृथ्वी का चुंबकीय का अक्ष पृथ्वी के भौगोलिक यानी कि भौगोलिक और पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के अक्ष और पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण होता है 11 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर छापिएगा और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं मेरे प्यारे छात्र। ये प्रश्न आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा खास था, तो जो भी मेरे प्यारे छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और जल्दी से जल्दी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।